कहानी आंधी भागे। चल तट पर बहुत से छतनारे वृक्षों की छाया है, किंतु मैं प्रायः मुचवंत तट के नीचे ही जाकर टहलता बैठता और कभी कभी चांदनी में ऊँघने भी लगता। वही मेरा विश्राम था। वहाँ मेरी एक सहचरी भी थी, किंतु वो कुछ बोलती न थी। वह राहतों की बनी हुई मूसदानी सी एक झोपड़ी थी, जिसके नीचे पहले सथिया मुसहरिन का मोटा सा काला लड़का पेट के बल पड़ा रहता था। दोनों कलाइयों पर सिर टेके हुए भगवान की अत्यंत करुणा को प्रणाम करते हुए उसका चित्र आंखों के सामने आ जाता। मैं सथिया को कभी कभी कुछ दे देता था, पर वह नहीं के बराबर। उसे तो मजूरी करके जीने में सुख था। अन्य मुसहरों की तरह अपराध करने में वह चतुर न थी। उसको मुसहरों की बस्ती से दूर रहने में सुविधा थी। वह मुचकुंद के फूल इकट्ठे करके बेचती, सिमर की रुई बीन लेती, लकड़ी के गट्ठे बटोर कर बेचती। पर उसके इन सब व्यापारों में कोई सहायक न था। मैंने सोचा स्नेह, माया, ममता इन सबों की एक रेलू पाठशाला है, जिसमें उत्पन्न होकर शिशु धीरे धीरे इनके अभिनय की शिक्षा पाता है। उसकी अभिव्यक्ति के प्रकार और विशेषता से वह आकर्षक होता है, किंतु माया ममता किस प्राणी के हृदय में न होगी। मुसहरों को पता लगा वे कल्लू को ले गए। तब से इस स्थान की निर्जनता पर गरिमा का एक और रंग चढ़ गया। मैं अब भी तो वहीं पहुंच जाता हूँ। बहुत घूम फिरकर भी जैसे मुचवंत तट की छाया की ओर खींच जाता हूँ। आज के प्रभात में कुछ अधिक सरसता थी। मेरा हृदय हल्का हल्का हो रहा था। पवन में मादक सुंध और शीतलता थी। ताल पर नाचती हुई लाल लाल किरणें वृक्षों के अंतराल से बड़ी सुहावनी लगती थीं। मैं परजाते के सौरभ में सिर को धीरे धीरे हिलाता हुआ कुछ गुनगुनाता चला जा रहा था। सहसा मुचकुंद के नीचे मुझे धुआं और कुछ मनुष्यों की चहल पहल का अनुमान हुआ। मैं कुतूहल से उसी ओर बढ़ने लगा। वहाँ कभी एक सराय भी थी, अब उसका ध्वंस बच रहा था। दो एक कोठरियां थीं, किंतु पुरानी प्रथा के अनुसार अब भी वहीं पर पथिक ठहरते थे। मैंने देखा कि मुचवंत तट के आसपास दूर तक एक विचित्र जमावड़ा है। अद्भुत शिविरों की पाती में यहाँ पर कानन चरों, बिना घर वालों की बस्ती बसी हुई है। सृष्टि को आरंभ हुए कितना समय बीत गया, किंतु इन अभागों को पहाड़ की तलहटी या नदी की घाटी बसाने के लिए प्रस्तुत न हुई और न इन्हें कहीं घर बनाने की सुविधा ही मिली। वे आज भी अपने चलते फिरते घरों को जानवरों पर लादे हुए घूमते हैं। मैं सोचने लगा ये सभ्य मानव समाज के विद्रोही हैं तो भी इनका एक समाज है। सभ्य संसार के नियमों को कभी न मानकर भी इन लोगों ने अपने लिए नियम बनाए हैं। किसी भी तरह जिनके पास कुछ है उनसे ले लेना और स्वतंत्र होकर रहना है। इनके साथ सदैव आज के संसार के लिए विचित्रतापूर्ण संग्रहालय रहता है। ये अच्छे घुड़सवार और भयानक व्यापारी हैं। अच्छा, ये लोग कठिन परिश्रमी और संसार यात्रा के उपयुक्त प्राणी हैं, फिर भी इन लोगों ने कहीं बसना, घर बनाना क्यों नहीं पसंद किया। मैं मन ही मन सोचता हुआ धीरे धीरे मुचकुंद के पास पहुंच गया। उसकी एक डाल से बंधा हुआ एक सुंदर बछेड़ा हरी हरी दूब खा रहा था और लहंगा कुर्ता पहने, रुमाल सिर से बांधे एक लड़की उसकी पीठ को सूखे घास के मुठे से मल रही थी।
मैं रुककर देखने लगा। उसने पूछा, घोड़ा लोगे बाबू? नहीं, कहते हुए मैं आगे बढ़ा ही था कि एक तरुणी ने झोपड़े से सिर निकाल कर देखा। वह बाहर निकल आई। उसने कहा, आप पढ़ना जानते हैं? हाँ, जानता तो हूँ। हिंदुओं की चिट्ठी आप पढ़ लेंगे? मैं उसके सुंदर मुख को कला की दृष्टि से देख रहा था। कला की दृष्टि यानी बौद्ध कला, गांधार कला, द्रविड़ों की कला इत्यादि नाम से भारतीय मूर्ति सौंदर्य के जो अनेक विभाग हैं, जिसमें गढ़न का अनुमान होता है। मेरे एकांत जीवन को बिताने की सामग्री में इस तरह का जड़ सौंदर्य बोध भी एक स्थान रखता है। मेरा हृदय सजीव प्रेम से कभी आप्लुत नहीं हुआ था। मैं इस मूक सौंदर्य से ही अपना मनोविनोद कर लिया करता। चिट्ठी पढ़ने की बात पूछने पर भी मैं अपने मन में निश्चय कर रहा था कि यह वास्तविक गांधार प्रतिमा है या ग्रीस और भारत का इस सौंदर्य में समन्वय है। वह झुंझलाकर बोली, क्या नहीं पढ़ सकोगे? चश्मा नहीं है। मैंने सहसा कह दिया। यद्यपि मैं चश्मा नहीं लगाता तो भी स्त्रियों से बोलने में न जाने क्यों मेरे मन में हिचक होती है। मैं उनसे डरता भी था, क्योंकि सुना था कि वे किसी वस्तु को बेचने के लिए प्रायः इस तरह उनको तंग करती हैं कि उनसे दाम पूछने वाले को वस्तु लेकर ही छूटना पड़ता है। उसमें उनके पुरुष लोग भी सहायक हो जाते हैं, तब वो बेचारा ग्राहक और भी झंझट में फंस जाता है। मेरी सौंदर्य अनुभूति विलीन हो गई। मैं अपने दैनिक जीवन के अनुसार टहलने का उपक्रम करने लगा, किंतु वह सामने अचल प्रतिमा की तरह खड़ी हो गई। मैंने कहा, क्या है? चश्मा चाहिए, मैं ले आती हूँ। ठहरो ठहरो, मुझे चश्मा न चाहिए। कहकर मैं सोच रहा था कि कहीं मुझे खरीदना न पड़े। उसने पूछा, तब तुम पढ़ सकोगे कैसे? मैंने देखा कि बिना पढ़े मुझे छुट्टी न मिलेगी। मैंने कहा, ले आओ, देखूं संभव है कि पढ़ सकूं। उसने अपनी जेब में से एक बुरी तरह मुड़ा हुआ पत्र निकाला। मैं उसे लेकर मन ही मन पढ़ने लगा। लैला, तुमने मुझे जो पत्र लिखा था उसे पढ़कर मैं हंसा भी और दुख तो हुआ ही। हंसा इसलिए कि तुमने दूसरे को अपने मन का ऐसा खुला हुआ हाल क्यों कह दिया। तुम कितनी भोली हो। क्या तुमको ऐसा पत्र दूसरे से लिखवाते हुए हिचक न हुई? तुम्हारा घूमने वाला परिवार ऐसी बातों को सहन करेगा? क्या इन प्रेम की बातों में तुम गंभीरता का तनिक भी अनुभव नहीं करती हो? और दुखी इसलिए हुआ कि तुम मुझसे प्रेम करती हो। यह कितनी भयानक बात है, मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी। तुमने मुझे आमंत्रित किया है प्रेम के स्वतंत्र साम्राज्य में घूमने के लिए। तुम जानती हो, मुझे जीवन के ठोस झंझटों से फुर्सत नहीं। घर में मेरी स्त्री है, 3 बच्चे हैं, उन सब के लिए मुझे खटना पड़ता है, काम करना पड़ता है। यदि वैसा न भी होता तो भी क्या मैं तुम्हारे जीवन को अपने साथ घसीटने में समर्थ होता? तुम स्वतंत्र वन विहंगिनी और मैं एक हिंदू गृहस्थ। अनेकों रक्त कावटें, 20 बंधन, यह सब असंभव है, तुम भूल जाओ। जो स्वप्न तुम देख रही हो उसमें केवल हम और तुम हैं, संसार का आभास नहीं। मैं संसार में एक दिन और जीवन सुख लेते हुए जीवन की विभिन्न अवस्थाओं का समन्वय करने का प्रयत्न कर रहा हूँ।
न मालूम कब से मनुष्य इस भयानक सुख का अनुभव कर रहा है। मैं उन मनुष्यों में अपवाद नहीं हूँ, क्योंकि यह सुख भी तुम्हारे स्वतंत्र सुख की संतति है। वह आरंभ है, यह परिणाम है। फिर भी घर बसाना पड़ेगा, फिर वही समस्याएं आएंगी, तब तुम्हारा स्वप्न भंग हो जाएगा। पृथ्वी ठोस और कंकरीली रह जाएगी, फूल हवा में बिखर जाएंगे। आकाश का विराट झुंझलाहट भरा पश्चाताप जीवन को अपने डंकों से क्षत विक्षत कर देगा। इसलिए लैला, भूल जाओ, तुम चारियारी बेचती हो। उससे सुना है चोर पकड़े जाते हैं, किंतु अपने मन का चोर पकड़ना कहीं अच्छा है। तुम्हारे भीतर जो तुमको चुरा रहा है उसे निकाल बाहर करो। मैंने तुमसे कहा था कि बहुत से पुराने सिक्के खरीदूंगा, तुम अब की बार पश्चिम जाओ तो खोज कर ले आना, उन्हें अच्छे दामों पर ले लूंगा। किंतु तुमको खरीदना है, अपने को बेचना नहीं, इसलिए मुझसे प्रेम करने की भूल तुम न करो। हाँ, अब कभी इस तरह पत्र न भेजना, क्योंकि वह सब व्यर्थ है। रामेश्वर। मैं एक सांस में पत्र पढ़ गया, तब तक लैला मेरा मुंह देख रही थी। मेरा पढ़ना कुछ ऐसा ही हुआ जैसे लोग अपने में बर्राते हैं। मैंने उसकी ओर देखते हुए वह कागज उसे लौटा दिया। उसने पूछा, इसका मतलब? वो फिर किसी समय बताऊंगा, अब मैं जाता हूँ, कहकर मैं मुड़ा ही था कि उसने पूछा, आपका घर बाबू? मैंने चंदा के किनारे सफेद बंगले को दिखा दिया। लैला पत्र हाथ में लिए वहीं रही। मैं अपने बंगले की ओर चला। मन में सोचता जा रहा था, रामेश्वर, वही तो रामेश्वरनाथ वर्मा क्यूरियो मर्चेंट, उसी की लिखावट है, वह तो मेरा परिचित है। मित्र मान लेने में मन को एक तरह की अड़चन है, इसलिए मैं प्रायः अपने कहे जाने वाले मित्रों का भी जब अपने मन में संबोधन करता हूँ तो परिचित ही कहकर, सो भी जब इतना माने बिना काम नहीं चलता। मित्र मान लेने पर मनुष्य उससे शिव के समान आत्मतत्व, बोधिसत्व के सदृश सर्वस्व समर्पण की जो आशा करता है और उसकी शक्ति की सीमा को प्रायः अतिरंजित देखता है, वैसी स्थिति में अपने को डालना मुझे पसंद नहीं। क्योंकि जीवन का हिसाब किताब उस काल्पनिक गणित के आधार पर रखने का मेरा अभ्यास नहीं, जिसके द्वारा मनुष्य सबसे ऊपर अपना पावना ही निकाल लिया करता है। अकेले जीवन के नियमित व्यय के लिए साधारण पूंजी का ब्याज मेरे लिए पर्याप्त है। मैं सुखी विचरता हूँ। हाँ, जलपान करके कुर्सी पर बैठा हुआ अपनी डाक देख रहा था। उसने एक लिफाफा ठीक उन्हीं अक्षरों में लिखा हुआ जिनमें लैला का पत्र था निकला। मैं उत्सुकता से उसे खोलकर पढ़ने लगा। भाई श्रीनाथ, तुम्हारा समाचार बहुत दिनों से नहीं मिला। तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हम लोग 2 सप्ताह के भीतर तुम्हारे अतिथि होंगे। चंदा की वायु हम लोगों को खींच रही है। मिन्ना तो तंग कर ही रहा है, उसकी माँ को और भी उत्सुकता है। उन सबों को यही सूझी है कि दिन भर ताल में डोंगी पर भोजन न करके हवा खाएंगे और पानी पिएंगे। तुम्हें कष्ट तो न होगा। तुम्हारा रामेश्वर। पत्र पढ़ लेने पर जैसे कुतूहल मेरे सामने नाचने लगा। रामेश्वर के परिवार का स्नेह, उनके मधुर झगड़े, मान मनोबल, समझौता और अभाव में भी संतोष, कितना सुंदर। मैं कल्पना करने लगा।
रामेश्वर एक सफल कदम है जिसके ऊपर मालती की लता अपनी सैकड़ों उलझनों से आनंद की छाया और आलिंगन की स्नेह सुरभि ढाल रही है। रामेश्वर का ब्याह मैंने देखा था। रामेश्वर के हाथ के ऊपर मालती की पीली हथेली जिसके ऊपर जलधारा पड़ रही थी। सचमुच यह संबंध कितना शीतल हुआ। उस समय मैं हंस रहा था बालिका मालती और किशोर रामेश्वर। हिंदू समाज का यह परिहास, यह भीषण मनोविनोद। तो भी मैंने देखा कहीं भूचाल नहीं हुआ, कहीं ज्वालामुखी नहीं फूटा, भैया ने कोई गांव बहाया नहीं। रामेश्वर और मालती अपने सुख की फसल हर साल काटते हैं। मैंने सोचा अभी जो विचार मेरे मन में आया वो न लिखूंगा। मेरी क्षुद्रता जलन के रूप में प्रकट होगी, किंतु मैं सच कहता हूँ मुझे रामेश्वर से जलन नहीं, तो भी मेरे उस विचार का मिथ्या अर्थ लोग लगा ही लेंगे। आजकल मनोविज्ञान का युग है ना। प्रत्येक ने मनोवृत्तियों के लिए हृदय को कबूतर का दड़बा बना डाला है। इनके लिए सफेद, नीला, सुर्ख रंग का श्रेणी विभाग कर लिया गया है। उसी प्रकार की मनोवृत्तियों को गिनकर वर्गीकरण कर लेने का साहस भी होने लगा है। तो भी मैंने उस बात को सोच ही लिया। मेरे साधारण जीवन में एक लहर उठी, प्रसन्नता की स्निग्ध लहर। पारिवारिक सुखों से लिपटा हुआ प्रणय कला देखूंगा। मेरे दायित्व विहीन जीवन का वो मनोविनोद होगा। मैं रामेश्वर को पत्र लिखने लगा, भाई रामेश्वर, तुम्हारे पत्र ने मुझ पर प्रसन्नता की वर्षा की है। मेरे शून्य जीवन को आनंद कोलाहल से कुछ ही दिनों के लिए सही भर देने का तुम्हारा प्रयत्न मेरे लिए सुख का कारण होगा। तुम अवश्य आओ और सबको साथ लेकर आओ। तुम्हारा श्रीनाथ। पुनश्च बंबई से आते हुए सूरन अवश्य लेते आना, यहाँ वैसा नहीं मिलता। सूरन की तरकारी की गर्मी में ही तुम लोग चंदा की ठंडी हवा झेल सकोगे और साथ साथ अपनी चलती फिरती दुकान का एक बॉक्स जिस पर हम लोगों की बातचीत की परंपरा लगी रहे। श्रीनाथ। दोपहर का भोजन कर लेने के बाद मैं थोड़ी देर अवश्य लेटता हूँ। कोई पूछता है तो कह देता हूँ कि यह निंद्रा नहीं भाई, तंद्रा है। स्वास्थ्य को मैं अपने आराम से चलने देता हूँ। चिकित्सकों से राय पूछकर उसमें छेड़छाड़ करना मुझे ठीक नहीं जचता। सच बात यह है कि मुझे वर्तमान युग की चिकित्सा में वैसा ही विश्वास है जैसे पाश्चात्य पुरातत्वज्ञों की खोज पर, जैसे सांची और अमरावती के सभा तथा शिल्प के चिन्हों में वत पहनी हुई मूर्तियों को देखकर ग्रीक शिल्प कला ऐसी हो ही नहीं सकती, क्योंकि वे कपड़ा पहनना जानते ही न थे। फिर चाहे आप त्रिपिटक से ही प्रमाण क्यों न दे कि बिना अंतर्वासक, चीवर इत्यादि के भारत का कोई भी भिक्षु नहीं रहता था, पर वे कब मानने वाले। वैसे ही चिकित्सक के पास सिर दर्द होने की दवा खोजने गए कि वो पेट से उसका संबंध जोड़कर कोई रोचक औषधि दे ही देगा। बेचारा कभी न सोचेगा कि कोई गंभीर विचार करते हुए जीवन की किसी कठिनाई से टकराते रहने से भी सिर में पीड़ा हो सकती है। तो भी मैं हल्की सी तंद्रा तबीयत बनाने के लिए ले ही लेता हूँ। शरद काल की उजली धूप ताल के नीचे फैल रही थी। आंखों में चकाचौंध लग रही थी। मैं कमरे में पड़ा अंगड़ाई ले रहा था। दुलारे ने आकर कहा, ईरानी नहीं नहीं, बलूची आए हैं। मैंने पूछा, कैसे ईरानी और बलूची?
वही जो मूंगा, फिरोजा, चारियारी बेचते हैं, सिर में रुमाल बांधे हुए। मैं उठ खड़ा हुआ। दालान में आकर देखता हूँ तो एक 20 बरस के युवक के साथ लैला। गले में चमड़े का बैग, पीठ पर छोटी छींट का रुमाल, एक निराला आकर्षक चित्र। लैला ने हंसकर पूछा, बाबू चारियारी लोगे? चारियारी? हाँ बाबू, चारियारी। इसके रहने से इसके पास सोना अशर्फी रहेगा, थैली कभी खाली न होगी। और बाबू, इससे चोरी का माल बहुत जल्दी पकड़ा जाता है। साथ ही युवक ने कहा, लो बाबू, असली चारियारी, सोना का चारियारी एक बाबू के लिए लाया था, वो मिला नहीं। मैं अब तक उन लोगों की सुरमीली आंखों को देख रहा था। सुरमे का घेरा गोरे गोरे मुंह पर आंख की विस्तृत सत्ता का स्वतंत्र साक्षी था। पतली लंबी गर्दन पर खिलौने सा मुंह टपाटप बोल रहा था। मैंने कहा, मुझे तो चारियारी नहीं चाहिए, किंतु वहाँ सुनता कौन है। दोनों सीढ़ी पर बैठ गए थे और लैला अपना बैग खोल रही थी। कई पोटलियां निकली। सहसा लैला के मुख का रंग उड़ गया। वह बराकर वुक्तच अपनी भाषा में कहने लगी। युवक उठ खड़ा हुआ। मैं वुक्तच न समझ सका। अब लैला ने मुस्कुराते हुए बैग में से वही पत्र निकाला। मैंने कहा, इसे तो मैं पढ़ चुका हूँ। इसका मतलब वह तुम्हारी चारियारी खरीदने फिर आएगा, यही इसमें लिखा है। मैंने कहा, बस इतना ही, और भी कुछ है क्या बाबू? और जो उसमें लिखा है वह मैं नहीं कह सकता। क्यों बाबू, क्यों न कह सकोगे? बोलो। लैला की वाणी में पुचकार, दुलार, झिड़की और आज्ञा थी। यह सब बात मैंने नहीं, उसने लिखा है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लिखा है बाबू। लैला की आंखों में स्वर्ग हंसने लगा। वो फुर्ती से पत्र मोड़कर रखती हुई हंसने लगी। मैंने अपने मन में कहा, अब यह पूछेगी वो कब आएगा, कहाँ मिलेगा, किंतु लैला ने यह सब कुछ नहीं पूछा। वह सीढ़ियों पर अर्धशयनावस्था में जैसे सुंदर सपना देखती हुई मुस्कुरा रही थी। युवक दौड़ता हुआ आया। उसने अपनी भाषा में वुक्तच घबराकर कहा, पर लैला लेटे ही लेटे कुछ बोली। युवक भी बैठ गया। लैला ने मेरी ओर देखकर कहा, तो बाबू, वह आएगा, मेरी चारियारी खरीदेगा, बू से कह दो। मैंने समझ लिया कि युवक का नाम गुल है। मैंने कहा, हाँ, वह तुम्हारी चारियारी खरीदने आएंगे। बू ने लैला की ओर प्रसन्न दृष्टि से देखा, परंतु मैं जैसे भयभीत हो गया। अपने ऊपर संदेह होने लगा। लैला सुंदरी थी, पर उसके भीतर भयानक राक्षस की आकृति थी या देव मूर्ति, यह बिना जाने मैंने क्या कह दिया। इसका परिणाम भीषण हो सकता है। मैं सोचने लगा, रामेश्वर को मित्र तो मानता नहीं, किंतु उससे शत्रुता करने का क्या अधिकार है। चंदा के दक्षिणी तट पर ठीक मेरे बंगले के सामने एक पाठशाला थी। उसमें एक सिंगली सज्जन रहते थे। न जाने कहां कहां से उनको चंदा मिलता था। वे पास पड़ोस के लड़कों को बुलाकर पढ़ाने के लिए बिठाते थे। वे 2 मास्टरों को वेतन देते थे। उनका विश्वास था चंदा का तट किसी दिन तथागत के पवित्र चरण चिन्ह से अंकित हुआ था। वे आज भी उन्हें खोजते थे।
बड़ी शांत प्रकृति के जीव थे। उनका श्यामल शरीर, वंत चितकेश, तीक्ष्ण दृष्टि, सिंगली विशेषता से पूर्ण विनय, मधुर वाणी और कुछ कुछ मोटे अक्षरों में 24 घंटे बसने वाली हंसी आकर्षण से भरी थी। मैं कभी कभी जब जीभ में खुजलाहट होती, वहां पहुंच जाता। आज की वह घटना मेरे गंभीर विचार का विषय बनकर मुझे व्यग्र कर रही थी। मैं अपनी डोंगी पर बैठ गया। दिन अभी घंटा 1.5 घंटा बाकी था। उस पार डोंगी ले जाते बहुत देर नहीं हुई। मैं पाठशाला और ताल के बीच उद्यान को देख रहा था, जिसमें खजूर और नारियल के ऊंचे ऊंचे पत्तों की हरियाली में झूम रहा था। उसके नीचे शिला पर प्रज्ञा सारथी बैठे थे। नाव को अटकाकर मैं उनके समीप पहुंचा। अस्त होने वाले सूर्य बिंब की रंगीली किरणें उनके प्रशांत मुखमंडल पर पड़ रही थीं। 2-2.5 हजार वर्ष पहले का चित्र दिखाई पड़ा, जब भारत की पवित्रता हजारों कोस से लोगों को वासना दमन करना सीखने के लिए आमंत्रित करती थी। आज भी आध्यात्मिक रहस्यों के उस देश में उस महती साधना का आशीर्वाद बचा है। अभी बोधि वृक्ष पनपते हैं। जीवन की जटिल आवश्यकता को त्याग कर जब काशाय पहने संध्या के सूर्य के रंग में रंग मिलाते हुए ध्यान सभिंत लोचन मोतियां अभी देखने में आती हैं, तब जैसे मुझे अपनी सत्ता का विश्वास होता है और भारत की अपूर्वता का अनुभव होता है। अपनी सत्ता का इसलिए कि मैं भी त्याग का अभिनय करता हूँ न, और भारत के लिए तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसकी विजय धर्म में है। अधरों में वंत चित हंसी, आंखों में प्रकाश भरे प्रज्ञा सारथी ने मुझे देखते हुए कहा, आज मेरी इच्छा थी कि आपसे भेंट हो। मैंने हंसते हुए कहा, अच्छा हुआ कि मैं प्रत्यक्ष ही आ गया, नहीं तो ध्यान में बाधा पड़ती। श्रीनाथ जी, मेरे ध्यान में आपके आने की संभावना न थी, तो भी आज एक विषय पर आपकी सम्मति की आवश्यकता है। मैं भी कुछ कहने के लिए यहाँ आया हूँ। पहले मैं कहूँ कि आप ही आरंभ करेंगे। साथियों के लड़के कल्लू के संबंध में तो आपको कुछ नहीं कहना है। मेरे बहुत कहने पर मुसहरों ने उसे पढ़ने के लिए मेरी पाठशाला में रख दिया है और उसके पालन के भार से अपने को मुक्त कर लिया। अब वो 7 बरस का हो गया है। अच्छी तरह खाता पीता है, साफ सुथरा रहता है, कुछ कुछ पढ़ता भी है। प्रज्ञा सारथी ने कहा, चलिए अच्छा हुआ, एक रास्ते पर लग गया। फिर जैसा उसके भाग्य में हो। मेरा मन इन घरेलू बंधनों में पड़ने के लिए विरक्त सा है, फिर भी न जाने क्यों कल्लू का ध्यान आ ही जाता है। मैंने कहा, तब तो अच्छी बात है, यदि आप इस कृत्रिम विरक्ति से ऊब चले हैं तो कुछ काम करने लगिए। मैं भी घर जाना चाहता हूँ, न हो तो पाठशाला ही चलाइए। कहते हुए प्रज्ञा सारथी ने मेरी ओर गंभीरता से देखा। मेरे मन में हलचल हुई। मैं एक बकवादी मनुष्य, किसी विषय पर गंभीरता का अभिनय करके थोड़ी देर तक सफल वाद विवाद चला देना और फिर विश्वास करना, इतना ही तो मेरा अभ्यास था। काम करना, किसी दायित्व को सिर पर लेना असंभव। मैं चुप था, वो मेरा मुंह देख रहे थे। मैं चतुरता से निकल जाना चाहता था। यदि मैं थोड़ी देर और उसी तरह सन्नाटा रखता तो मुझे हाँ या नहीं कहना ही पड़ता। मैंने विवाह वाला चुटकुला छेड़ दिया। अब तो विरक्त भिक्षु हैं। अब घर जाने की आवश्यकता कैसे आ पड़ी।
भिक्षु। आश्चर्य से प्रज्ञासारथी ने कहा, मैं तो ब्रह्मचर्य में हूँ, विद्याभ्यास और धर्म का अनुशीलन कर रहा हूँ। यदि मैं चाहूँ तो प्रव्रज्या ले सकता हूँ, नहीं तो गृही बनने में कोई धार्मिक आपत्ति नहीं। सिंगल में तो यही प्रथा प्रचलित है। मेरे विचार से यह प्राचीन प्रथा भी थी। मैं गार्हस्थ जीवन से परिचित होना चाहता हूँ। तो आप ब्याह करेंगे? क्यों नहीं, वही करने तो जा रहा हूँ। देखता हूँ स्त्रियों पर आपको पूर्ण विश्वास है, अविश्वास करने का कारण क्या है? इतिहास में, आख्यानिकाओं में कुछ स्त्रियों और पुरुषों का दुष्ट चरित्र पढ़कर मुझे अपने और अपनी भावी सहधर्मिणी पर अविश्वास कर लेने का कोई अधिकार नहीं। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी परीक्षा देनी चाहिए। विवाहित जीवन सुखदायक होगा। मैंने पूछा, किसी कर्म को करने के पहले उसमें सुख की ही खोज करना क्या अत्यंत आवश्यक है? सुख तो धर्माचरण से मिलता है, अन्यथा संसार तो दुखमय है ही। संसार के कर्मों को धार्मिकता के साथ करने में सुख की ही संभावना है, किंतु ब्याह जैसे कर्म से तो सीधा सीधा त्रि से संबंध है। त्रि कितनी विचित्र पहेली है, इसे जानना सहज नहीं। बिना जाने ही उससे अपना संबंध जोड़ लेना कितनी बड़ी भूल है ब्रह्मचारी। मैंने हंसकर कहा, भाई तुम बड़े चतुर हो। खूब सोच समझकर परखकर तब संबंध जोड़ना चाहते हो न, किंतु मेरी समझ में संबंध हुए बिना परखने का दूसरा उपाय नहीं। प्रज्ञासारथी ने गंभीरता से कहा। मैं चुप होकर सोचने लगा। अभी अभी जो मैंने एक कांड का बीजारोपण किया है, वह क्या लैला के स्वभाव से परिचित होकर मैं अपनी मूर्खता पर मन ही मन तिलमिला उठा। मैंने कल्पना में देखा, लैला प्रतिहिंसा भरी एक भयानक राक्षसी है। यदि वह अपने जाति स्वभाव के अनुसार रामेश्वर के साथ बदला लेने की प्रतिज्ञा ले बैठे तब क्या होगा? प्रज्ञासारथी ने कहा, मेरा जाना तो निश्चित है। ताम्रपर्णी की तरंगमालाएं मुझे बुला रही हैं। मेरी एक प्रार्थना है, आप कभी कभी आकर इसका निरीक्षण कर लिया कीजिए। मुझे एक बहाना मिला। मैंने कहा, मैंने बैठे बिठाए एक झंझट बुला लिया है। मैं देखता हूँ कि मुझे कुछ दिनों उसमें फंसना ही पड़ेगा। प्रज्ञासारथी ने पूछा, वह क्या? मैंने लैला का पत्र पढ़ने और उसके बाद का सब वृतांत कह सुनाया। प्रज्ञासारथी चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, आपने इस काम को खूब सोच समझकर करने की आवश्यकता पर तो ध्यान न दिया होगा, क्योंकि इसका फल दूसरे को भोगने की संभावना है न। मुझे प्रज्ञासारथी का यह व्यंग्य अच्छा न लगा। मैंने कहा, संभव है कि मुझे भी कुछ भोगना पड़े। भाई, मैं तो देखता हूँ संसार में बहुत से ऐसे काम मनुष्य को करने पड़ते हैं जिन्हें वह स्वप्न में भी नहीं सोचता। अकस्मात वे प्राण सामने आकर गुर्राने लगते हैं, जिनसे भागकर जान बचाना ही उसका अभीष्ट होता है। मैं भी इसी तरह ब्याह करने के लिए सिंगल जा रहा हूँ। अंधकार को भेद कर शरद का चंद्रमा नारियल और खजूर के वृक्ष पर दिखाई देने लगा था। चंदा का ताल लहरियों में प्रसन्न था। मैं क्षण भर के लिए प्रकृति की उस सुंदर चित्रपटी को तन्मय होकर देखने लगा। तनुआ ने जब प्रज्ञासारथी को भोजन करने की सूचना दी, मुझे स्मरण हुआ कि मुझे उस पार जाना है।
मैंने दूसरे दिन आने को कहकर प्रज्ञा सारथी से छुट्टी मांगी। डोंगी पर बैठकर मैं धीरे धीरे डांड चलाने लगा। मैं अन्ना सा डांड चलाता हुआ कभी चंद्रमा और कभी चंदा ताल को देखता। नाव सरल आंदोलन में तिर रही थी। बार बार सिंगली प्रज्ञा सारथी की बात सोचता जाता था। मैंने घूमकर देखा तो वंकतज से घिरा हुआ पाठशाला का भवन चंदा के शुभ जल में प्रतिबिंबित हो रहा था। चंदा का वह तट समुद्र उपकूल का खंड चित्र था। मन ही मन सोचने लगा, मैं करता ही क्या हूँ? यदि मैं पाठशाला का ही निरीक्षण करूँ तो हानि क्या? मन भी लगेगा और समय भी कटेगा। अब मैं बहुत दूर चला आया था। सामने मुचकुंद वृक्ष की नील आकृति दिखलाई पड़ी। मुझे लैला का स्मरण आ गया। कितनी सरल, स्वतंत्र और साहसिकता से भरी हुई रमणी है। सुरमीली आंखों में कितना नशा है और अपने मादक चितवन से भी रामेश्वर को अपनी ओर आकर्षित करने में असमर्थ है। रामेश्वर पर मुझे क्रोध आया और लैला को फिर अपने विचारों में उलझते देखकर झुंझला उठा। अब किनारा समीप हो चला था। मैं मुचकुंद की ओर से नाव घुमाने को था कि मुझे उस प्रशांत जल में दो सिर तैरते हुए दिखाई पड़े। शरद काल की शीतल रजनी में उन तैरने वालों पर मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने डांड चलाना बंद कर दिया। दोनों तैरने वाले डोंगी के पास आ चले थे। मैंने चंद्रिका के आलोक में पहचान लिया। वह लैला का सुंदर मुख था। कुमुदिनी की तरह प्रफुल्ल चांदनी में हंसता हुआ लैला का मुख। मैंने पुकारा, लैला। वह बोलने ही को थी कि उसके साथ वाला मुख गुर्रा उठा। मैंने समझा कि उसका साथी गुल होगा, किंतु लैला ने कहा, गुरुजी हैं। अब मैंने पहचाना वह एक भयानक कुत्ता है जो लैला के साथ तैर रहा था। लैला ने कहा, बाबूजी आप कहाँ? मेरी डोंगी के एक ओर लैला का हाथ था और दूसरी ओर कुत्ते के दोनों अगले पंजे। मैंने कहा, यूं ही घूमने आया था और तुम रात को तैरती हो लैला। दिन भर काम करने के बाद अब तो छुट्टी मिली है, बदन ठंडा कर रहा है। लैला ने कहा, वो एक अद्भुत दृश्य था। इतने दिनों तक मैं जीवन के अकेले दिनों को काट चुका हूँ। अनेक अवसर विचित्र घटनाओं से पूर्ण और मनोरंजक मिले हैं, किंतु ऐसा दृश्य तो मैंने कभी न देखा। मैंने पूछा, आज की रात तो बहुत ठंडी है लैला। उसने कहा, नहीं, बड़ी गर्म। दोनों ने अपनी रुकावट हटा ली। डोंगी चलने को स्वतंत्र थी। लैला और उसका साथी दोनों तैरने लगे। मैं फिर अपने बंगले की ओर डोंगी खींचने लगा। किनारे पर पहुंचकर देखता हूँ कि दुलारे खड़ा है। मैंने पूछा, क्यों रे, तू कब से यहाँ है? उसने कहा, आपको आने में देर हुई इसलिए मैं आया हूँ। रसोई ठंडी हो रही है। मैं डोंगी से उतर पड़ा और बंगले की ओर चला। मेरे मन में न जाने क्यों संदेह हो रहा था कि दुलारे जानबूझकर परखने आया था। लैला से बातचीत करते हुए उसने मुझे अवश्य देखा है, तो क्या वह मुझ पर कुछ संदेह करता है? मेरा मन दुलारे को संदेह करने का अवसर देकर जैसे कुछ प्रसन्न ही हुआ। बंगले पर पहुंचकर मैं भोजन करने बैठ गया। स्वभाव के अनुसार शरीर तो अपना नियमित कर्म सब करता ही रहा, किंतु सो जाने पर भी वही सपना देखता रहा। आज बहुत विलंब से सोकर उठा।
आलस्य से कहीं घूमने फिरने की इच्छा न थी। मैंने अपनी कोठरी में ही आसन जमाया। मेरी आंखों में वह रात्रि का दृश्य अभी घूम रहा था। मैंने लाख चेष्टा की, किंतु लैला और वह सिंगली भिक्षु दोनों ही ने मेरे हृदय को अखाड़ा बना लिया था। मैंने विरक्त होकर विचार परंपरा तोड़ने के लिए बांसुरी बजाना आरंभ किया। आसावरी के गंभीर विलंबित आलापों में फिर लैला की प्रेमपूर्ण आकृति जैसे बनने लगती। मैंने बांसुरी बजाना बंद किया और ठीक विश्राम काल में ही मैंने देखा कि प्रज्ञासारथी सामने खड़े हैं। मैंने उन्हें बिठाते हुए पूछा, आज आप इधर कैसे भूल पड़े? क्रमशः मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।